हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एंगल देखिए थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो आपने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए फिजिक्स में हम कैसे यूज करेंगे उसकी आज हम लोग बात करेंगे। लेट अस सपोज कि t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल स्टार्ट कहां से होता है बेटा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। तो t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है, ए पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम अगर हमने कहा कि जनरल वे में बात करें तो आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन कहां पर होगी बेटा, b पॉइंट पर होगी। तो a से लेकर के b तक जो डिस्टेंस पार्टिकल ने अपना से मेजर किया इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं, दैट इज s, दैट इज अपना से s मतलब एक आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये आर्क हो गया। और ये एंगल और ये रेडियस कितना बेटा, r, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल, दो स्ट्रेट लाइन के बीच ये एंगल हो गया है ना, ये अपना से एंगल थीटा। तो हमें इस थीटा को देखना है बेटा। तो आप एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज आर्क अपॉन कितना बेटा, रेडियस। ठीक है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यहां पे क्या हो गया s और रेडियस कितना हो गया r। इसको आर्क मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अपना से डिस्टेंस। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो a से लेकर के b तक पार्टिकल के द्वारा जो एक्चुअल पाथ आपका ट्रेस हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा बेटा। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये हो गया। अब बात आती है कि एंगल का मेजरमेंट बहुत सारे तरीके से करते हैं, लेकिन हमें मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं करनी। तो हमारे फिजिक्स में याद रखिएगा कि एंगल का जो यूनिट होता है, होल फिजिक्स में कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो आपका यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन किसको छोड़ के, एंगल को छोड़ के। एंगल में ऐसा नहीं होता है। देखिए एंगल में दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ये यूनिट लेस नहीं होगा। ठीक है ना, इसका एक आपका से यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा, डिग्री और रेडियन। इसका यूनिट आपका से बोलो क्या होगा, डिग्री और रेडियन। तो इसके यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट हमने यहां पर लिखा, दिस इज आपका से डिग्री और आपका रेडियन। ठीक है ना, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर रेडियन। ये फॉर्मूला ओनली फॉर आपका रेडियन। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर आपका से रेडियन। ये बेटा केवल रेडियन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, ये डिग्री के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर को हमने क्या बोला बेटा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। यूनिट हमने क्या बताया बेटा, रेडियन। डिग्री भी होता है, लेकिन डिग्री का जो यूज है जनरली आपका से नेविगेशन वगैरह में यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज आपका से जनरली है। लेकिन फिजिक्स में जब भी ये फॉर्मूला वैलिड, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर रेडियन। अब बात आती है कि डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन क्या होगा। तो याद रखो बेटा, यहां पर जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन अपना से बताओ कितना होता है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ध्यान रखिए, पाई रेडियन अपना से कितना, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। अगर आपसे कहा जाए पाई बाई 2 रेडियन, तो बेटा यहां से बताओ पाई बाई 2 रेडियन आपका से कितना हो गया, ये 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। आपसे कहा जाए पाई बाई 4 रेडियन, तो पाई बाई 4 रेडियन आपका से किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये 45 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि भाई पाई बाई 6 रेडियन, तो पाई बाई 6 रेडियन आपका से बताओ किसके इक्विवेलेंट हो गया, 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन ये किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, 60 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि 2 पाई रेडियन, तो बेटा यहां से 2 पाई रेडियन आपका से बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। दैट इज कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज कंप्लीट रेवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन हो गया। तो जैसे आपसे कहा जाए कि अगर हमने कहा कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन आपका से बताओ कितना होगा। अगर आपसे कहा जाए 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू आपका से कितना 3.14 रखेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आपका से 57 डिग्री के इक्विवेलेंट आता है। 57 पॉइंट आपका से 3 के आसपास आता है। तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, मतलब 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर हो गया।
अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वलेंट होगा पाई अपॉन 180। तो यहां से आपने कितना कर लिया 20 इंटू 1 डिग्री कितना हो गया बेटा पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन अपना से 180 फिर ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा पाई बाई 9 रेडियन का सिंबल क्या होता है सी। इस तरीके से आपका यूज करते हैं ठीक है ना। तो 20 डिग्री का मतलब पाई बाई 9 रेडियन के इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे आपसे कहा जाए कि भाई हमें 45 डिग्री या मान लो 10 डिग्री का यूज करना है तो यहाँ पर 10 इंटू अपना से बताओ 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो गया 1 डिग्री दैट इज पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से कितना हो जाएगा पाई बाई 18 अपना से रेडियन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जो पाई रेडियन होगा वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा आसानी से। जैसे आपसे कहा जाए 150 डिग्री तो 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 150 इंटू अपना से कितना हो जाएगा 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा पाई अपॉन 180 से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ना। ये कैंसिल आउट आपका हो गया ये कितना हो गया ये हो जाएगा ये 3 5 और ये कितना ये 6 हो गया मतलब यहां से कितना हो गया पाई बाई 6 अपना से रेडियन के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको आसानी से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं ओके। अब बात आती है कि एंगल कौन सी क्वांटिटी होती है एंगल आगे आपको फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि एंगल जो है वो एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से सुनना एक चीज और समझिए। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी से पहले मैं यहां पर एक कंसेप्ट और चलिए इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको जैसे डिस्टेंस निकालना है क्या निकालना है बेटा डिस्टेंस ध्यान से सुनना एंगल इक्वल टू कितना आर अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो गया एस बाई आर। एस हमने क्या बोला बेटा डिस्टेंस तो एस इक्वल टू यहां से कितना आर थीटा और यहां पर इस एस इक्वल टू आर थीटा में ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा इन रेडियन। ये तो हमेशा रेडियन में कंसीडर करेंगे। तो अगर बेटा कंप्लीट सर्कल की बात हो देखो ध्यान से कंप्लीट सर्कल तो कंप्लीट सर्कल मतलब कितना एंगल हो गया 2 पाई रेडियन 360 डिग्री हो गया। तो अगर थीटा इक्वल टू अपना से 2 पाई रेडियन की अगर बात करें थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन की बात करें तो बताओ यहां पर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल यानी कि यही तो सर्कमफेरेंस हो गया। तो सर्कमफेरेंस एस की वैल्यू थीटा 2 पाई रखेंगे यहां से कितना हो गया 2 पाई आर के इक्विवेलेंट हो गया ये आपका आ गया दिस इज अपर डिस्टेंस। मतलब अगर कोई पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन करता है दैट इज वन कंप्लीट रोटेशन करता है तो वहां पर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई रेडियन और जैसे थीटा 2 पाई रेडियन आपने रखा तो डिस्टेंस बताओ कितना हो गया 2 पाई आर हो गया। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें ध्यान से सुनना अगर मैं यहां से सेमी सर्कल की बेटा अगर बात करें तो सेमी सर्कल मतलब आपका से कितना हो गया सेमी सर्कल मतलब हाफ हो गया। अब बताओ थीटा की वैल्यू यहां से कितना पाई रेडियन। अगर यहां पर थीटा की वैल्यू पाई रेडियन हो गई तो डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना हो गया ये आपका थीटा पाई को कट करिए तो पाई आर हो गया है ना। अगर आपसे कहा जाए कि थीटा 45 डिग्री है 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना आर इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई आर बाई 4 के इक्विवेलेंट हो गया दिस इज पाई आर बाई 4 के इक्विवेलेंट हो गया। अगर कभी कहा जाए कि थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री तो 60 डिग्री मतलब कितना पाई बाई 3 रेडियन हो गया। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना पाई आर बाई 3 ये हो गया बेटा ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो 30 डिग्री मतलब कितना पाई बाई 6 हो गया। तो बताओ डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना हो गया ये पाई आर बाई 6 के इक्विवेलेंट हो गया ठीक है ना। अगर कभी कहा जाए कि थीटा की वैल्यू आपका 20 डिग्री मतलब केवल एंगल जो थीटा है वो 20 डिग्री है तब आपको डिस्टेंस बताना है तब आपको आर्क बताना है। तो आप ये दो कि थीटा 20 डिग्री तो अभी हमने कहा 20 डिग्री मतलब कितना पाई बाई 9 तो यहां से मतलब हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 9 रेडियन। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू पाई आर बाई 9 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिए बस ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए होगा थीटा हमेशा किस में लेंगे रेडियन में। मैंने अभी आपको बताया कि होल फिजिक्स में कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगी तो उनका यूनिट बताओ क्या होगा बेटा यूनिट लेस होगा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेकिन किसको छोड़ के एंगल को छोड़ के एंगल में ऐसा नहीं होगा। देखिए दो सेम फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसका यूनिट अपना से क्या है बेटा डिग्री और रेडियन और दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेडियन।
ये ध्यान रखिए। तो आपको ये डिस्टेंस हो गया। कभी कभी चलिए मैं एक बात और कर लेता हूं इसमें, ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका, इस जो ये सेक्टर बन रहा है, इसका सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, सेक्टोरियल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद रखो, देखो ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, अगर मैं कहूं कि एंगल थीटा इक्वल टू कितना, एस बाई आर, तो एस इक्वल टू कितना, आर थीटा, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया बेटा। और ये किस में लेंगे, रेडियन में, ये किस में लेंगे बेटा, रेडियन में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्टोरियल एरिया। क्या बोलते हैं, सेक्टोरियल एरिया, ए इक्वल टू, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं ये स्मॉल एंगल की बात करता हूं, ठीक है, तो एंगल किस, देखिए ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेटा, बेस। तो ट्रायंगल के एरिया ऐसे याद रखिए कि ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहां से हो गया हाफ, बेस कितना बेटा बोलो, आर, और परपेंडिकुलर कितना, एस, ये हो गया। और एस इक्वल टू कितना रखेंगे, आर थीटा। तो बताओ एरिया की वैल्यू कितनी होगी, हाफ आर इंटू कितना, आर थीटा, मतलब एरिया यहां से कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये याद रखिए बेटा। और यहां पर थीटा क्या किस में लेंगे, रेडियन में, थीटा किस में लेंगे, रेडियन में। तो इसका फिजिक्स में बहुत अच्छा खासा आपका यूज होगा कि अगर इस टाइप का कोई सेक्टर बन रहा है तो इसको बोलते हैं सेक्टोरियल एरिया। तो सेक्टोरियल एरिया कितना, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। ये फॉर्मूला चाहो तो आप डायरेक्ट याद रखिए, इस सेक्टोरियल एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा के इक्विवेलेंट होगा। और थीटा बेटा किसमें लेंगे, हमेशा रेडियन में कंसीडर करेंगे, किसमें, रेडियन में। अगर आपसे कहा जाए कि कंप्लीट सर्कल, देखिए अगर ये पूरा पार्टिकल कंप्लीट सर्कल घूम गया तो इसका पूरा एक सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 2 पाई रेडियन। थीटा कितना हो गया बेटा, 2 पाई रेडियन, दैट इज कंप्लीट सर्कुलर मोशन, पूरा सर्कल घूम गया। तो थीटा अगर 2 पाई रेडियन है तो एरिया की वैल्यू यहां से अभी हमने पुट अप किया कितना, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। तो कितना आ गया बेटा, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा की वैल्यू कितनी, 2 पाई। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर की बात होगी। अगर कभी भी कहा जाए, ध्यान से सुनना, थीटा बताओ कितना, पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री, मतलब सेमी सर्कल हो गया। अगर ये बेटा सेमी सर्कल है तो इसका एरिया निकालना है बस। तो यहां पर थीटा की जगह कितना पुट अप करना है, पाई रेडियन, ठीक है ना। तो एरिया की वैल्यू यहां से इसका कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इनटू पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट हो गया। अगर कभी भी, ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी ये एंगल दे रखा मान लो 30 डिग्री, कितना बेटा, 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6 हो गया, मतलब 30 डिग्री, मतलब यहां से इस तरीके से कोई एंगल आपका दे रखा है, ये 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6। तो एरिया की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा कितना, पाई बाई 6 हो गया। तो एरिया यहां से कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर बाई 12 के इक्विवेलेंट हो गया, ये आ गया। अगर कभी भी थीटा मान लो आपका 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई 3 हो गया। तो बड़े आसानी से 60 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई 3। तो इसका अगर हमें कोई ये इस तरीके से सेक्टर मालूम है और ये कितना बेटा 60 डिग्री अपना एंगल दिया हुआ है, तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ एरिया ए इक्वल टू कितना बेटा, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा, कितना हो गया, पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी हो गई बेटा, पाई आर बाई 6 के इक्विवेलेंट होगा। इस तरीके से हम कोई भी एंगल दे रखा हो तो हम आसानी से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरियल एरिया ए इक्वल टू कितना, हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। तो हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला भी देख लिया। डिस्टेंस हमने क्या बताया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अभी जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ही डिटेल में वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। अभी तो बेसिक आइडिया दे रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूले पहले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सेक्टोरियल एरिया हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा, और एंगल इक्वल टू कितना, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, और दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर रेडियन। इतना हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज रिपीट हो रही है। अब उसके बाद देखिए अगले कंसेप्ट की तरफ इसमें बढ़ते हैं कि एंगल कौन सी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ओके चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि एंगल कौन सी क्वांटिटी होती है। तो ये आगे थोड़ा सा फिजिक्स की बात आपको डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा कि बेटा सबसे पहले के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल द एंगल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सारे के सारे एंगल कहां से मेजरमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल से मेजरमेंट करेंगे। और एक जो एंगल है, एंगल इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी।
ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। अभी बात वेक्टर में चैप्टर में आएगी, डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना याद रखिए, इतना आइडिया होगा आपको कि जितने भी वेक्टर का मीन्स क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर मींस, वेक्टर में दो चीजें हैं इसमें बेसिकली, अभी मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है बेटा, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ये आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस वेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ बेटा, एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलग होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये सर्कुलर मोशन ही होगा, तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन है, एक प्लेन में ही अपना से पॉसिबल है। अब प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने कहा दिस इज आपका, ध्यान सुनिए, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट और ये कौन सा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट इज दिस और ये कौन सा, जेड कोऑर्डिनेट। तो आप ये बताओ एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस और ये बेटा वाई कोऑर्डिनेट हो गया और ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो आप बताओ ये बोथ कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, और एक प्लेन ये हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया बेटा, एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड, और एक प्लेन ये भी हो गया, मतलब ये कौन सा, वाई, और ये कौन सा लिखा, जेड। तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन। ये वाला प्लेन बताइए कौन सा हुआ, एक्स जेड प्लेन, और ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। प्लेन मतलब अगर सर्कुलर मोशन होगा तो वो किस में होगा, जल्दी से बोलिए, सर्कुलर मोशन किस में होगा, किसी प्लेन में होगा। ये 2 डायमेंशनल आपका मोशन है। तो अगर, तो उसका बताइए एक्सल, तो किसी भी सर्कल का जो एक्सल होता है वो हमेशा किधर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे साइकिल का पहिया है, कोई साइकिल का व्हील लेते हैं, विजुअलाइज करिए थोड़ा सा, ये साइकिल का व्हील है, तो इसका बताओ प्लेन तो ये हो गया, तो इसका एक्सल बताओ किधर पड़ा होगा बेटा, एक्सल बताओ किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो इसकी बताइए एक्सल किधर होगा बेटा, जेड एक्सिस में होगा। और अगर वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका एक्सल किधर होगा, एक्स एक्सिस में होगा। और अगर जेड एक्स प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका एक्सिस वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब जेड एक्स का परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई में होगा। तो एक्सल का मतलब जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सल होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखें एंगल कौन सी क्वांटिटी, एक्सियल। एंगल कहां पर बनेगा बेटा, प्लेन में ही बनेगा, है ना, प्लेन का प्लेन में बनेगा, एक्सियल अपना। और वेक्टर क्वांटिटी, अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है, हमने कहा 30 डिग्री 45 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखें, पॉइंट अपना से एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए पूरी बात। मैंने कहा कि एंगल इज ए एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली बात हमारी क्या होगी कि जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, जिस प्लेन में एंगल डिस्क्राइब होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो किधर होगा बेटा, जेड एक्सिस में। और अगर वाई जेड प्लेन में होगा तो किधर होगा, एक्स एक्सिस में। और अगर जेड एक्स प्लेन में होगा तो किधर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस में होगा। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, पता है हमें 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं बेटा राइट हैंड रूल से। ध्यान सुनना, इसकी डायरेक्शन किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो अपना जरा राइट हैंड निकालिए सब लोग, राइट हैंड जो बच्चे देख रहे हैं। तो राइट हैंड में ये जो 4 फिंगर होती है, जो 4 उंगलियां होती है, ये 4 फिंगर जो होती है वो आपका रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन। ये सेंस ऑफ रोटेशन देगी। और आउटरेज जो थंब है, जो अंगूठा है, ये क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगल। ये एंगल की डायरेक्शन को आपस से दे देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, सपोज आपने कहा ये सर्कल हमें पार्टिकल t=0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये थी यहां पर, और आफ्टर सम टाइम t=t सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन b पॉइंट पर होगी। तो बेटा यही तो एंगल हो गया। अब ध्यान से सुनना, देखो एंगल देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, कौन सा बेटा, एक्स वाई प्लेन में, इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी बेटा, जेड एक्सिस में होगी। अब जेड तो पॉजिटिव जेड भी हो सकता है और नेगेटिव जेड भी हो सकता है। तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड रूल में हमने क्या बताया कि जो 4 उंगलियां हैं, 4 फिंगर, ये क्या इंडिकेट करेंगे बेटा, सेंस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और थंब आप से बताओ क्या इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन। तो समझना कि अगर पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है तो बताइए कौन सा वाइज हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान सुनना, कौन सा वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये ACW हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो आप बताओ, आप अपना
राइट हैंड लिया और राइट हैंड में देखिए 4 फिंगर, यही तो रोटेशन हो रहा है। ये देखिए रोटेशन अपना से हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो थंब किधर की तरफ है, प्लस जेड माइनस जेड, प्लस जेड। तो थीटा कैसा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो थीटा बताओ यहाँ पर कैसा होगा, थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अब आप बताइए, ध्यान से सुनना, अगर सर्कुलर मोशन ये हो रहा है, पार्टिकल t=0 पर पार्टिकल यहां पर था, आफ्टर सम टाइम अपना से t=30 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन अपना से यहां पर आ गई, ये एंगल कितना, थीटा। अब बताइए बेटा रोटेशन कौन सा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यस, जल्दी से बोलिए, क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज रोटेशन अपना से हो गया। देखिए तो अगर क्लॉकवाइज तो अपना राइट हैंड निकालिए और रोटेट करिए। तो हमने क्या बताया, जो 4 फिंगर है वो क्या इंडिकेट करेगी, सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब किस डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ रोटेशन देखो, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही ऐसे रोटेट हो रहा है तो थंब किधर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड, अंदर की तरफ। तो प्लस जेड माइनस जेड, माइनस ये रोटेट करेंगे दिस वन। तो थंब किधर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड, अंदर की तरफ है। तो प्लस जेड माइनस जेड, माइनस जेड। तो यहां पर थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप याद रखिए, सबसे पहले हमने क्या बताई कि ऑल द एंगल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जनरली देखिए हॉरिजॉन्टल से यहां से मेजरमेंट करेंगे। अगर ये इस तरीके से जाता ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो देखो ये कौन सा वाइज हो गया, जल्दी से बोलिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे रोटेट कर लिया, तो थंब किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो थीटा यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। थीटा यहां से बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे की तरफ है तो यहां से बताओ थीटा कैसा हो गया बेटा, अब रोटेशन देखो ये हो गया। अब जैसे रोटेशन ये हो गया तो बताइए थंब किधर की तरफ है, इनसाइड, अंदर की तरफ। तो थीटा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है। ये थीटा आपका से नेगेटिव, और ये थीटा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये थीटा कैसा, पॉजिटिव, और ये थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखिए। अब मैं चलिए एक तरीका और बताता हूं। तो जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, इसी चैप्टर को आगे जब सर्कुलर मोशन आपका से आगे पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वही बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। अभी वेक्टर की ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि वेक्टर अभी पढ़ाया नहीं बेटा, तो हम उसी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तो बेसिक लैंग्वेज। तो आपका एंगल हमने क्या बताया, एंगल इज नथिंग बट दिस इज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एंगल स्वेप्ट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एक्सियल मतलब क्या होगा, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा उसके परपेंडिकुलर। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया, अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल में हमने क्या बताया कि 4 फिंगर रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन एंड आउटरेस्ट ऑफ द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगल। ये एंगल की डायरेक्शन बता देगा कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर चाहे तो इसमें हम चलिए एक बात और बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, तो हम जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको पार्टिकल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ये कौन सा वाइज जा रहा है, ये थीटा हमें देखना है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। अभी कौन सा वाइज जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कौन सा वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको स्क्रू रूल से भी देख सकते हैं। देखो स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर है पेचकस। तो अगर हमने स्क्रू ड्राइवर को देखिए ऐसे रखा, ध्यान सुनना, सेंटर पे ऐसे रखा, अगर हमें इसको ऐसे ले जाना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसा विजुलाइज करिए, स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के हमें जो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट किया दिस वन, और जैसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो बताओ स्क्रू किधर निकलेगा, बाहर निकलेगा, अंदर निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो बताओ प्लस जेड है माइनस जेड, प्लस जेड। तो थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। थीटा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। या अगर यहां से कहें, एक बार फिर से समझ लीजिए कि t=0 पर पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पर है, आफ्टर सम टाइम ये एंगल देखना। अब आप फिर वही काम करो, स्क्रू ड्राइवर यानी कि आपने पेचकस लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया और इसको पकड़ के हमने क्या किया, कौन सी वाइज में जाना है बेटा, क्लॉकवाइज में जाना है। कौन से वाइज में, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में देखिए स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के आपने क्या किया, क्लॉकवाइज, दिस वन, यो क्लॉकवाइज। और जैसे आपने क्लॉकवाइज लिया तो आप एक बात बताओ, किधर स्क्रू किधर जाएगा, स्क्रू किधर जाएगा बेटा, अंदर की तरफ जाएगा, टाइट होगा। तो स्क्रू अंदर जाएगा मतलब प्लस जेड माइनस जेड, माइनस जेड। तो थीटा कैसे लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, थीटा नेगेटिव लेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो क्लॉक्स रोटेशन होता है वो ऑलवेज टेकन टू नेगेटिव। ये स्टेटमेंट याद रखिए, क्लॉक्स रोटेशन
ऑलवेज टेकन टू नेगेटिव। और इसके अपोजिट क्या होगा बेटा, उसका अपोजिट बताओ, इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्लॉक्स रोटेशन हमेशा कैसा देगा, जो क्लॉक्स रोटेशन होगा वो ऑलवेज टेकन टू आपका से नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव देगा। और इसके अपोजिट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब जैसे आप देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में जैसे हमें कभी कभी जैसे कोई रेंच चलाना है, मतलब किसी नट को हमें खोलना है, ठीक है ना, इमेजिन विजुअलाइज करें। चलिए एक बात और बताते हैं। जैसे मान लो ये टायर है, ध्यान सुनना, ये कोई टायर है, ऐसे ये कोई टायर है और हमें उसके नट को, उसके स्क्रू को हमें ओपन करना है, रेंच घुमाना है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे जब हम किसी बोल्ट को खोलना होता है या उसको टाइट करना होता है तो हम रेंच, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में चलाएं, क्लॉकवाइज चलाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रेंच को घुमाना किस डायरेक्शन में। तो आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि यहां पर जैसे ये टायर है, ध्यान से सुनना बेटा, ये कोई टायर है, विजुलाइज करिए ये कोई टायर है और उसमें हमें बोल्ट को टाइट करना है। मतलब बोल्ट अगर टाइट करना है तो किधर जाना है, अंदर जाना है। तो जैसे अंदर जाना है तो आप अपने थंब को यूं अपना से कर लीजिए, जिधर बोल्ट को जाना है, जिधर नट जाना है वो क्या थंब बना लीजिए। तो इसका देखिए हमारा ये राइट हैंड ऐसे तो इजिली, तो आप इसको रेंच को कैसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। तो बताइए आपके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया, आप इधर खड़े हुए तो आपके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया बेटा, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से बोलिए। आपके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉक्स रोटेशन अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा मतलब नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज में हमेशा किधर जाएगा, अंदर जाएगा। और अगर हमें खोलना है, ओपन करना है, तो ओपन करना मतलब हमें इसको बाहर निकालना है। तो अगर हमें बोल्ट को बाहर निकालना है, स्क्रू को बाहर निकालना है, तो आप अपना थंब बाहर कर दो बस। और जैसे थंब अपना बाहर कर दिया तो अब बताइए चारों उंगलियां आपके ही तो है, तो अब आपका रोटेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब बताइए अब आपका रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये किधर हो रहा है, ये जल्दी से बोलिए, ये किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो थीटा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बड़े आसानी से कर सकते हैं, मतलब जिधर नट को आना है उधर क्या कर दो, अपना थंब बना लीजिए। अगर जैसे हमें नट, ये जैसे ये आपका, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या है बेटा, टायर है और इस टायर का हमें किसी बोल्ट को खोलना है, हमें अपना रेंच अपना चलाना है, हमें अपना जो स्क्रू ड्राइवर है वो चलाना है। तो अल्टीमेट हमें क्या, अगर हमें नट को बाहर निकालना है तो हमने अंगूठा अपना बाहर कर लिया, देखिए बाहर कर लिया, तो उंगलियां एक, तो अब बताइए उंगलियां किधर जाएगी, अब इधर तो जाएगी, तो उंगलियां ऐसे जाएगी। तो आपके रिस्पेक्ट में बताओ कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये कैसा हो गया, प्लस या माइनस, प्लस पॉजिटिव हो गया, बाहर निकलना है। और अगर आपको टाइट करना है तो अब बताओ स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ये है स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और अगर स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा तो हमने अंगूठा अपना इधर कर लिया, और जैसे अंगूठा थंब अपने इधर अंदर की तरफ कर लिया, तो अब बताइए उंगलियां किधर है बेटा, ये है। तो आपके रिस्पेक्ट में कौन सा वाइज हो गया, आप इधर खड़े हुए ना, आप इधर खड़े हुए, तो आपके रिस्पेक्ट में कौन सा वाइज हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये किधर जा रहा है, अंदर। तो क्लॉक्स रोटेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, और इसके अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो याद रखो ये आगे सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाएगा कि जितने भी, अब इसीलिए थोड़ा सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर है, जैसे एक बात बता दे आपको, जब हम बात करते हैं लीनियर वेरिएबल, आपको आगे ये आपका लीनियर वेरिएबल्स, ठीक है ना, लीनियर वेरिएबल जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सारे के सारे लीनियर वेरिएबल। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पर बात आती है सर्कुलर वेरिएबल्स की बात आती है। सर्कुलर वेरिएबल में पहला कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो जो यहां पर लीनियर वेरिएबल है वो यहां पर क्या हुआ, एंगुलर वेरिएबल। और फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ओमेगा की बात करेंगे, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे एंगुलर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी डायरेक्शन दिखती नहीं है। बाकी सबकी डायरेक्शन दिखती है कि भाई वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ है, मोमेंटम इधर की तरफ, लेकिन हमें ये डायरेक्शन नहीं दिखती है। वो दिखने का ना दिखाई ना देने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो क्या है, ये सारे के सारे सर्कुलर जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो वो किससे निकालते हैं, राइट हैंड। तो ये सर्कुलर वेरिएबल्स हैं,
तो ये जितने भी सर्कुलर वेरिएबल्स हैं इनकी डायरेक्शन हमेशा किससे निकालते हैं बेटा, राइट हैंड रूल से। इन राइट हैंड रूल फोर फिंगर रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन एंड आउटरेस्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगल। इतना बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, इतना कंसेप्ट क्लियर होगा? ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, बेसिक कंसेप्ट के आपको एक बात बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू साइन थीटा और एक y इक्वल टू बेटा कॉस थीटा, तो फिजिक्स में जितने भी ये साइन और कोसाइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे फंक्शन जो है बेटा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक और हार्मोनिक फंक्शन इसको कह सकते हैं, पीरियोडिक और हार्मोनिक फंक्शन। पीरियोडिक और हार्मोनिक फंक्शन क्यों होते हैं, इसका लॉजिक तो सब आपको डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिर्फ समझो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड टाइम इंटर के बीच में रिपीटेशन होता है। जैसे आपके पढ़ा जाएगा पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल सेम पाथ रिपीट करे इन इक्वल टाइम इंटरवल में, वही बार बार अपना पाथ रिपीट करता रहता है सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, ऐसे फंक्शन, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक फिक्स्ड पीरियड होता है, एक फिक्स्ड आपका टाइम पीरियड होता है और उस फिक्स टाइम पीरियड में बार बार अपने पाथ को, अपने पोजीशन को बार बार वही अपने पाथ को रिपीट करता रहता है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक फिक्स्ड इंटरवल के बीच लाई करेगी। भाई अगर फिक्स टाइम पीरियड होगा तो फिक्स्ड इंटरवल के बीच आपस लाई करेगी। याद रखिए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1। ये -1 और +1 के बीच लाई करेगा। मतलब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। और ये +1 और -1 पर बेटा इक्वलिटी भी होल्ड हो रही, ठीक है ना। इसी तरीके से cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और ये +1 के बीच आपस लाई करेगी। मतलब इसकी वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जा सकती और -1 से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कहा कि y इक्वल टू आपका साइन थीटा में, ध्यान सुनना, अब एक टर्म और यूज होता है इसी में, एम्पलीट्यूड। कौन सा बेटा? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड टर्म जनरली कहां पर यूज होगा? साइन और कोसाइन फंक्शन में यूज होगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ यहां पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। तो 1 इसका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। कि एम्पलीट्यूड इसका देखिए क्या हो गया? 1 हो गया। ये इधर ऊपर जाएगा कितना? +1 और नीचे कितना? -1। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर आपसे कहता कि y इक्वल टू a sin थीटा, तो बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी? a। तो ये क्या हो गया? a क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। मतलब साइन और cos के आगे जो भी लिखा होगा वही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नहीं, एम्पलीट्यूड तो किसी का भी हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि फ्लक्स की वैल्यू अगर देखें तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना? e cos थीटा। हमने एक जनरल कोई फॉर्मूला लिख दिया, फाई इक्वल टू e cos थीटा। तो बताओ यहां से फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1। तो इसके आगे ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आपका एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्स। तो एम्पलीट्यूड तो किसी का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, फ्लक्स का भी हो सकता है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी? किसी की भी, फ्लक्स की भी हो सकती है, y डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन और कोसाइन के आगे जो भी लिखा हुआ है वही क्या कहलाएगा बेटा? एम्पलीट्यूड। इतना समझ में आएगा? अब देखिए, अब आप जरा देखो यहां से, जैसे हमने कहा y इक्वल टू साइन थीटा, तो बताओ y अगर ग्राफ प्लॉट करें तो y क्या होगा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और y ही कौन सा फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। मतलब जो y है वही तो साइन थीटा है। तो y क्या होगा बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो साइन थीटा भी क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और थीटा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थीटा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताओ साइन थीटा को डिपेंडेंट हमेशा वर्टिकल लिखेंगे। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा? यहां पर +1 हो गई और मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा? -1 हो गई। और यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 0। अब ध्यान से सुनना, साइन आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा? -1। और यहां पर ये साइन थीटा का कौन सा फंक्शन हो गया? पॉजिटिव। तो साइन थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में
मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा +1 और मिनिमम कितना 0। और ये बेटा बताओ sin थीटा का कौन सा फंक्शन हो गया नेगेटिव, तो sin थीटा के नेगेटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना 0 और मिनिमम कितना -1 हो गया। इसी तरीके से हम cos की चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाता कि cos थीटा जो है cos थीटा लाइज बिटवीन, वो लिखा हुआ देखिए cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1। अब बताओ बेटा अगर आपसे cos थीटा के बारे में बात करें तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1 और मिनिमम कितना हो गया आपसे -1। यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी 0। तो जैसे ही cos थीटा +1 ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा -1। और ये बताइए cos थीटा का ये वैल्यू कौन सी बेटा पॉजिटिव, और ये पार्ट कौन सा हो गया नेगेटिव पार्ट। आप कौन से बेटा ये हो गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी होगी +1, मिनिमम कितना -1। cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना +1, मिनिमम कितना 0। cos थीटा के नेगेटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना 0, मिनिमम कितना -1। अब आप बताइए जैसे cos थीटा +1 तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी रखें 0। देखिए cos 0 कितना +1, यहां पर देखिए थीटा कितना हो गया 90 डिग्री और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा cos 180 कितना -1। अब आप बताइए कि अगर थीटा लाइज cos के फंक्शन की बात कर रहा हूं कि थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, 0 to 90 मतलब कौन सा एंगल हो गया बेटा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे मैक्सिमम कितना +1, मिनिमम कितना 0। ये देखिए थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180 मतलब cos थीटा कैसा नेगेटिव। तो अगर थीटा 90 और 180 के बीच में बेटा लाई कर रहा है तो cos थीटा कैसा होगा नेगेटिव। और cos थीटा नेगेटिव मतलब ये 90 to 180 दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos थीटा हमेशा कैसा नेगेटिव होगा। नेगेटिव में मैक्सिमम कितना होगा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम कितना -1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया क्लियर। अब आप देखिए अगर कभी भी बोला जाए y मॉडुलस ऑफ sin थीटा, ध्यान सुनना y कितना मॉडुलस ऑफ sin थीटा या मॉडुलस ऑफ cos थीटा। तो मॉडुलस ऑफ sin थीटा का मतलब केवल sin थीटा की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू में मैक्सिमम कितना +1, मिनिमम कितना 0। ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, मतलब y नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। sin थीटा का पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना +1, मिनिमम कितना 0। यहां पर देखिए y मॉडुलस ऑफ cos थीटा में बोलो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, मिनिमम कितना 0। ये मिनिमम कितना हो 0। जैसे आपसे कहा जाए चलो अभी हमने कहा कि फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स फाई कितना बेटा EA cos थीटा ये दे रखा है। अब बताओ फ्लक्स का एम्पलीट्यूड कितना होगा यहाँ पर ये होगा, क्योंकि फ्लक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा cos थीटा। तो आप जानते हैं ध्यान से देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना +1, मिनिमम कितना हो गया बेटा -1। और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी 0। यहाँ पर थीटा कितना हो गया 0। यहाँ पर थीटा कितना 90, यहाँ पर थीटा कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर cos थीटा जैसे +1 रखा तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी +EA। यहाँ पर फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी होगी बेटा -EA और यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब ये कि अगर थीटा 90 डिग्री है cos 90 0 मतलब फ्लक्स कितना 0। तो फ्लक्स की देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना ऊपर कितना +1 और नीचे कितना -1। मतलब जितना ऊपर प्लस होगा उतना ही -1 होगा। आगे चल के आपको ये बात फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में बताई जाएगी कि जितने भी साइन और कोसाइन फंक्शन है ये कहीं ना कहीं इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंसेप्ट को आपसे बताते हैं कि जितना ऊपर प्लस हो रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, क्योंकि जितना ऊपर प्लस हो रहा है उतना ही वापस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, मतलब आपका टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ये आगे फिजिक्स में आपको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल साइन और कोसाइन के फंक्शन के बारे में आप सोचिए कि इसका मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपका से क्लियर हो गया बेटा। चलिए जैसे आपसे कहा जाए कि चलो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। ये ध्यान रखिए, ये कोई जनरल फॉर्मूला हमें नहीं मालूम ये कहां का है, वेक्टर का है कहां का है हमें नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ ये हमने कोई इक्वेशन लिखी है ऐसे समझो। अभी कोई फिजिक्स की बात नहीं करने वाले कि r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो r मैक्सिमा और मिनिमा कौन डिसाइड करेगा बेटा cos थीटा। कौन डिसाइड करेगा cos थीटा डिसाइड करेगा। तो cos थीटा की आप वैल्यू जानते हैं, इसका मतलब r को मैक्सिमा और मिनिमा देने वाला थीटा होगा, बाकी सारी वैल्यू फिक्स है, a फिक्स है, b फिक्स है, 2ab फिक्स है।
तो बताइए वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल हो सकता है, और कॉस थीटा बताइए किन दो पॉइंट्स बीच लाई करेगा, -1 to +1 लाई करेगा। मतलब यहां से तुरंत हमने क्या किया, कॉस थीटा देखिए कितना +1, और ये कितना बेटा बोलो -1, और यहां पर कितना प्रोडक्ट किया, कॉस थीटा कितना 0, यहां पर बताइए थीटा कितना हो गया 90, यहां पर थीटा कितना 0, ठीक है ना, ये सॉरी ये कॉस 0 हो गया, ये 90, तो ये 90 और थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री होगी। अब जैसे cos थीटा +1 रखा तो r की बेटा मैक्सिमम वैल्यू बताओ यहां से कितनी होगी, ये हो जाएगी अंडर रूट कितना a² + b² प्लस अपना से कितना 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a + b का होल स्क्वायर, मतलब यहां से कितना बेटा a + b, ये r की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां पर देखिए r की मिनिमम वैल्यू अपना से कितनी होगी बेटा बोलो, अंडर रूट अपना से कितना a² + b² -2ab, रखिए cos थीटा की वैल्यू जैसी -1 रखा तो -2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a - b का होल स्क्वायर, कितना आ गया बेटा a - b। यहां पर देखिए r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी, देखो रखो cos थीटा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, कितना आ गया बेटा r कितना अंडर रूट अपना से a² + b² आ गया। तो आपसे पूछा गया बताइए r की मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर कितना a + b, r की मिनिमम वैल्यू कितनी a - b, तो हम कह सकते हैं r बिलोंग्स टू, ध्यान सुनना r बिलोंग्स टू a + b, और ये कौन सा बेटा a - b, और यहां पर ब्रैकेट हमने कौन सा लगाया क्लोज ब्रैकेट, ये कौन सा, ये देखिए ये कौन सा ब्रैकेट होता है, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड अपना से ब्रैकेट, क्लोज्ड अपना से ब्रैकेट, और एक कौन सा होता है बेटा ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहां पर इक्वलिटी होल्ड करेगी, मतलब यहां पर r की वैल्यू a + b भी हो सकती है और a - b भी हो सकती है। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, मतलब यहां पर तो इक्वलिटी r a + b हो सकता है, a - b हो सकता है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बेटा क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, a + b और a - b, और इसके बीच में देखिए ढेर सारी वैल्यू आपस में भी पॉसिबल, r की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। हाँ a + b से ऊपर नहीं जाएगा और a - b से नीचे नहीं आएगा, इसके बीच में ढेर सारी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने लिखा r बिलोंग्स टू, r इक्वल टू नहीं r बिलोंग्स टू, मतलब इसके और इसके बीच लाई करेगा, ढेर सारी वैल्यू आपस में भी पॉसिबल, तो r बिलोंग्स टू a + b और a - b, और ब्रैकेट कौन सा लगाया बेटा क्लोज ब्रैकेट, मतलब यहां पर a + b और a - b पर इक्वलिटी भी होल्ड करेगी। क्लियर हो गया ना, चलिए अब आगे देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना कि फॉर एग्जांपल इसी में इफ आपस a = हमने कहा 10 और b की वैल्यू हमने 2 ली, फॉर एग्जांपल a कितना लिया 10 और b कितना बेटा 2, तो अब बताइए यहां से a और b तो फिक्स हो गए, तो r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी बेटा, जल्दी से बोलिए r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी a + b, तो a + b कितना हो गया 12 हो गया, और r की मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी होगी a - b, मतलब 8 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या r की वैल्यू 13 हो सकती है, नहीं, क्या r की वैल्यू 8 से नीचे हो सकती है, नहीं, r की वैल्यू किन दो पॉइंट्स बीच लाई करेगी 8 और 12 के बीच लाई करेगी। इसमें अगर मैं a और b की वैल्यू पुट अप कर दूं तो r बताइए केवल इन दो पॉइंट्स बीच लाई करेगा, r 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, r 13 नहीं हो सकता है, और 8 से 7 नहीं हो सकता है, 6 नहीं पॉसिबल है। इसके लिए a और b के लिए तो मैक्सिमम कितना a + b, मतलब 12, मिनिमम कितना 8। अब इसके बीच में ढेर सारी वैल्यू में भी पॉसिबल, तो r बिलोंग्स टू 12 और 8 के बीच आपका लाई करेगा, ढेर सारी वैल्यू आपका से में भी पॉसिबल। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, रेंज की वैल्यू आपके पास दे रखी है u² sin 2θ/g, ये दे रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया जाएगा आपको। मैं अभी रेंज कहां से आया ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ साइन और कोसाइन फंक्शन का एप्लीकेशन कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो रेंज की वैल्यू दे रखी है u² sin 2θ/g। अब आपसे पूछा जाए r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, r की कौन सी वैल्यू बेटा मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमा मिनिमम कौन डिसाइड करेगा sin 2θ, तो sin 2θ मैक्सिमम कितना होना चाहिए, sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, तो याद रखो यहां से फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2θ कितना बेटा +1 रख दो, ये हो गया, बस हो गया, मतलब sin 2θ जैसे +1 रखा तो r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आ गई, r की मैक्सिमम वैल्यू हो गई u² / g, ये आ गया, क्या दिक्कत है इसमें। अब जैसे sin 2θ +1 है
तो ये एंगल कितना हो गया, दैट इज 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, क्योंकि sin 91 होता है। तो एंगल थीटा कितना होगा 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वलेंट होगी। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे I इक्वल टू आपसे बोला गया ये I1 प्लस अपॉन से I2 प्लस अपॉन से 2 अंडर I1 I2 अपॉन से कितना cos थीटा। ठीक है ना, ये दिया हुआ, ये कहां से आया इसको नहीं समझना है अभी, हमें तो केवल किस पर डिपेंड, हमें केवल साइन और कोसाइन का फंक्शन समझना है। ठीक है, जैसे I की वैल्यू किस पर डिसाइड करेगी बेटा, I की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, cos थीटा डिसाइड करेगा। तो आपको पता है तुरंत आपने क्या कर लिया, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1, मिनिमम कितना बेटा -1, और ये cos थीटा कितना 0, ये cos थीटा 0। तो जैसे ही यहां पर बताइए थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई बेटा, जल्दी से बोलो, थीटा कितना 0 डिग्री है ना, cos 0 कितना +1, और यहां पर थीटा कितना 90, यहां पर थीटा कितना 180 डिग्री हो गया। अब आप बताइए जैसे ही cos थीटा +1 रखा तो क्या हो गया, I की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, I की मैक्सिमम वैल्यू यहां से I1 प्लस I2 प्लस अपना से कितना 2 अंडर रूट I1 I2 होगी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस अपना से रूट I2 का होल स्क्वायर आ गया। यहां पर देखिए I की मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा बोलो, I की मिनिमम वैल्यू ये I1 प्लस अपना से I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 अपना से हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। यहां पर देखिए I की वैल्यू अपना से कितनी हो गई, ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है ना, इसको हम इंटरफेरेंस पार्ट बोलते हैं, खैर ये आगे फिजिक्स के टर्म में। तो इसको I की वैल्यू यहां से कितनी हो गई I1 प्लस I2 ये हो गई, मतलब ये यहां से सुनना इसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2, ऊपर कितना ऊपर प्लस हो रहा है प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, नीचे कितना माइनस हो रहा है 2 अंडर रूट I1 I2। इसका मतलब जितना ऊपर प्लस हो रहा है उतना नहीं माइनस हो रहा है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड आपका से बताओ क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो ये इसका क्या हो गया एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब जितना ऊपर जा रहा है प्लस उतना ही क्या हो गया माइनस नीचे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो आप याद रखिए फिजिक्स में कहीं भी साइन और कोसाइन अगर दिख जाए, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट दिख जाए, तो साइन थीटा cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1 ये होगा। जैसे मान लो आपको हाइट दे रखा है h इक्वल टू दे रखा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बताओ 2g ये दे रखा है। तो आप बताओ आपसे पूछा जाए फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा +1, साइन स्क्वायर थीटा कितना +1 हो गया। तो h की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास से कितनी हो गई u स्क्वायर अपॉन कितना 2g ये आ गया। h मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई u स्क्वायर अपॉन 2g, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पॉइंट अपना से बहुत अच्छे से ध्यान रखिए बेटा। ठीक है ना, अब आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे, है ना, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी रखिए। आज बताइए पूरा समझ में आया कि है ना। अच्छा एक बात और, वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको नया कोई टॉपिक अपना से पढ़ना है, कोई चैप्टर नया चैप्टर कोई पढ़ना है, कोई नया कंसेप्ट आपको पूछना है पढ़ना है, तो कमेंट जरूर करिए कि सर ये हमारा कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए, इस चैप्टर का ये कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए, ये चैप्टर मुझे पढ़ा दीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग बिल्कुल उस पर देखेंगे, उस पर वीडियो बना के आपको डालेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।